Greetings from the English Literature YouTube channel. It is a one-stop destination to soothe all your literary curiosities. इस वीडियो में हम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी के द्वारा लिखित एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में बात करेंगे। और हाँ, रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी और कोई नहीं बल्कि आर के नारायण ही हैं। तो आइए सबसे पहले आर के नारायण के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। आर के नारायण को राजा राव और मुल्कराज आनंद के साथ द ग्रेट ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर कहा जाता है। इन्होंने 1930s में अपना लिटरेरी करियर का शुरुआत किया था और कुल 15 नॉवेल्स, 8 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस, मेमोयर्स और बाकी प्रोज भी लिखे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को चेन्नई में हुआ था और मृत्यु 13 मई 2001 को चेन्नई में। अब आगे हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की कहानी को सुनेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एस्ट्रोलॉजर के डिस्क्रिप्शन के साथ। ये एस्ट्रोलॉजर इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है जो पंक्चुअली दोपहर के समय अपना बैग खोलता था और बैग में से 1 दर्जन कौड़ी, एक स्क्वायर शेप का कपड़ा, एक नोटबुक और एक बंडल पाल्माइरा राइटिंग निकालकर अपने सामने रखता था। उसके माथे पर पवित्र राख और सिंदूर लगा रहता था और उसके आंख में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक इसलिए थी क्योंकि वो लगातार इस आस में इधर उधर देखता रहता था कि कहीं उसे कोई कस्टमर दिख जाए, मगर उसके भोले भाले कस्टमर उसके आंखों के चमक को भविष्यवाणी का प्रकाश समझते थे और उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। राख और सिंदूर से रंगा हुआ माथा और काली मूंछों के कारण उसके आंखों का चमक और ज़्यादा लगता था। अगर किसी मंद बुद्धि का भी वेशभूषा ऐसा हो तो उसके भी आंखों में ऐसा चमक दिखाई देगा। एस्ट्रोलॉजर अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए एक सैफ्रॉन पगड़ी भी पहनता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सैफ्रॉन कलर की वजह से लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। और ऐसा होता भी था। लोग उसके पास मधुमक्खियों की तरह जाते थे। एस्ट्रोलॉजर एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता था जो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते में था। ये जगह काफ़ी मायनों में एस्ट्रोलॉजर के लिए फ़ायदेमंद था। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक काफ़ी भीड़ रहती थी और बहुत तरह की दुकानें भी थी, जहाँ दवा, सस्ता कपड़ा, चोरी किया हुआ हार्डवेयर और जंक बिकता था। वहाँ पर वेंडर भी अपने अंदाज में मूंगफली बेचता था। कभी वो मूंगफली को बॉम्बे आइसक्रीम कहकर बेचता था, कभी दिल्ली आमंड, तो कभी राजाज डेलिकेसी कहकर बेचता था, बिल्कुल लोकल मार्केट की तरह। हालांकि उस जगह पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई लाइट का व्यवस्था नहीं था, फिर भी उस जगह पर दुकानों की लाइट की वजह से काफ़ी उजाला रहता था। एस्ट्रोलॉजर भी इस उजाले का फ़ायदा उठाता था क्योंकि उसके पास अपना लाइट नहीं था। वो जहाँ बैठता था वहाँ मूंगफली वाले की लाइट की रोशनी पड़ती थी। एस्ट्रोलॉजर का अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम करने का कोई इरादा नहीं था। वो अब खुद को लोगों का भविष्य बताने वाला कहता तो था, लेकिन उसको ये भी नहीं पता होता था कि उसके साथ अगले मिनट क्या होगा, तो वो दूसरों का भविष्य क्या ही बताएगा। वो तारों की दशा और दिशा से उतना ही अपरिचित था जितने अपरिचित उसके भोले भाले क्लाइंट। फिर भी वो अपने क्लाइंट को उनके भविष्य के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता था जो उन्हें खुश कर दे। एस्ट्रोलॉजर को लंबे अनुभव के बाद इतना तो पता चल ही गया था कि किसके भविष्य के बारे में क्या बोला जा सकता है, और 100 बातों की एक बात, वो एस्ट्रोलॉजर झूठा भविष्य बताने के लिए भी उतना ही मेहनत करता था जितना एक ईमानदार इंसान अपना रोजी रोटी के लिए करता है। तो इस हिसाब से वो जो भी पैसा कमाता था उसको वो डिजर्व करता था। एस्ट्रोलॉजर अपना गांव बिना सोचे समझे और बिना किसी प्लान के छोड़ दिया था। यदि वो अपने गांव में ही रह रहा होता तो आज वो अपने पूर्वजों की तरह जमीन जोतता, अपने खेत में मक्का उगाता, शादी करता और अपने पूर्वजों के घर में रह रहा होता। पर ऐसा था नहीं। वो अपना घर बिना किसी को बताए छोड़ दिया था और 100-200 मील दूर जाने के बाद ही चैन का सांस लिया था। एस्ट्रोलॉजर के पास इंसानों की शादी, पैसा इत्यादि से संबंधित समस्याओं का अच्छा अनुभव था, जिस वजह से वो 5 मिनट में ही समझ जाता था कि किसको क्या परेशानी है।
वो एक सवाल का जवाब देने के लिए 3 पाई लेता था और अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक सामने वाला आदमी 10 मिनट बोल ना ले। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसके पास सवालों का दर्जन भर जवाब तैयार हो जाए। वो ऐसा ऐसा जवाब देता था जिसे हर कोई आसानी से सही माने। जैसे वो अपने क्लाइंट का हाथ देखते हुए कहता था कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। या फिर वो अपने क्लाइंट से पूछता था कि क्या कोई आपके परिवार में ऐसी महिला है जिसका व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है। या वो अपने क्लाइंट के स्वभाव की व्याख्या करता और कहता कि आपका अधिकतर परेशानी का वजह आपका स्वभाव ही है। अब एस्ट्रोलॉजर के बगल में मूंगफली बेचने वाला अपना लाइट घर जाने के लिए ऑफ करता है, तो एस्ट्रोलॉजर भी अपना सामान बांधने लगता है क्योंकि वो उसी के लाइट के रोशनी के पास बैठता था। तभी अचानक वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखता है। एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि ये आदमी इसका क्लाइंट बन सकता है, तो वो बोलता है कि तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, आओ मेरे साथ बैठकर बातें करो, इससे तुमको फ़ायदा होगा। तब वो आदमी अपना हाथ उसके सामने रखकर बोलता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो। इस सवाल से एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि ये आदमी उसे चैलेंज कर रहा है, तो वो उसका हाथ देखते हुए उसके स्वभाव के बारे में बताने लगता है। तो वो आदमी उसको बीच में ही टोक कर कहता है कि कुछ काम के लायक बात बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर चिढ़ते हुए कहता है कि मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए 3 पाई लेता हूँ और वैल्यू फॉर मनी जवाब देता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी एक अना एस्ट्रोलॉजर के तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा और यदि मैंने ये साबित कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमको सूद समेत मेरा पैसा वापस देना होगा। इस पर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे अगर मेरा जवाब तुमको संतुष्ट कर दे तो। आदमी इस पर तैयार नहीं होता है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है, 5 रुपए नहीं तो 8 आना तो दोगे। इस बार आदमी इस शर्त पर तैयार होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो वो उससे दोगुना पैसा वापस लेगा। फिर एस्ट्रोलॉजर भगवान से प्रार्थना करता है और वो आदमी माचिस से अपना सिगार जलाने लगता है। तभी माचिस की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर को उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई देता है और चेहरा देखते ही एस्ट्रोलॉजर असहज महसूस करने लगता है और उस आदमी से कहता है कि अपना एक अन्ना वापस ले लो क्योंकि मैं ऐसे चैलेंजेस का आदी नहीं हूँ, आज मुझे देर हो गया है। ये कहते हुए वो एस्ट्रोलॉजर अपना सामान बांधने लगता है। तभी वो आदमी एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम अब नहीं जा सकते क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने ही मुझे यहाँ घसीटा था। इस पर एस्ट्रोलॉजर कांपते हुए धीरे आवाज में बोलता है कि आज मुझे जाने दो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। तब आदमी कहता है कि चैलेंज चैलेंज होता है, तुमको इसे पूरा करना ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजर अपने सूखे हुए गले से बोलना शुरू करता है और वो बोलता है कि एक महिला है जो। तभी वो आदमी उसे टोकते हुए कहता है कि मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं बैठा हूँ, क्या मैं जिसे खोज रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं, इसका जवाब दो और तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्र अपने मन में बोलता है और कहता है ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, मगर मेरा जवाब सही होने पर तुम्हें मुझे 1 रुपए देने होंगे, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो आदमी 1 रुपए देने को तैयार हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें एक बार मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया था। तब वो आदमी बोलता है कि हाँ, मुझे और बताओ। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें चाकू भी मारा गया था। इस पर वो आदमी अपने छाती पर चाकू लगने का निशान दिखाते हुए एस्ट्रोलॉजर को आगे का घटना बताने के लिए कहता है। एस्ट्रोलॉजर आगे कहता है कि इसके बाद तुम्हें मरा हुआ समझकर एक कुएं में ढकेल दिया गया था। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि हाँ, यदि उस दिन कुएं में एक राहगीर झांकने नहीं आता तो मैं वहीं मर जाता। फिर वो आदमी अपने हाथ को मसलते हुए पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे मारने की कोशिश करने वाला कब और कहाँ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर बोलता है दूसरी दुनिया में, क्योंकि 4 महीने पहले वो दूर शहर में मर चुका है, तुम अब उससे कभी नहीं मिल सकते। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि अब वो उससे बदला नहीं ले सकता था। तभी एस्ट्रोलॉजर आगे उस आदमी का नाम बोलता है जो कि गुरु नायक है। अपना नाम सुनते ही वो आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है
और कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है। इस पर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जैसे मुझे तुम्हारे बारे में बाकी चीज़ पता है उसी तरह तुम्हारा नाम भी पता है। एस्ट्रोलॉजर आगे उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा गांव इस शहर के उत्तर में 2 दिनों की यात्रा करने पर आता है। तुम अगली ट्रेन पकड़कर यहाँ से अपने गांव चले जाओ, क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हारे जीवन पर एक और बड़ा खतरा नजर आ रहा है। ये कहते हुए एस्ट्रोलॉजर उस आदमी को एक चुटकी पवित्र राख देता है और माथे पर लगाने को कहता है। एस्ट्रोलॉजर उस आदमी को दोबारा दक्षिण दिशा में कभी यात्रा नहीं करने का सलाह भी देता है और कहता है कि यदि वो इस दिशा में यात्रा नहीं करेगा तो 100 साल तक जिएगा। इस पर वो आदमी दुखी होकर कहता है कि अब मैं अपने घर से यहाँ क्यों आऊँगा, मैं तो बस इस खोज में अपने गांव से निकला था कि यदि मुझ पर हमला करने वाला कहीं मिले तो उसको जान से मार दूं, मगर वो तो पहले ही मर चुका है, बस मेरे हाथों से नहीं मरा। संतोष इस बात का है कि कम से कम मर तो गया। इस पर एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, वो एक ट्रक से कुचलकर मरा था। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ उसे ऐसी मौत मिली। इस समय तक वो जगह काफ़ी सुनसान हो गया था और कोई रोशनी भी नहीं बची थी, क्योंकि सभी वेंडर्स और दुकान वाले चले गए थे। एस्ट्रोलॉजर भी अब अपना सामान बांधने लगा था और वो आदमी भी एस्ट्रोलॉजर को मुट्ठी भर सिक्के देकर वहाँ से चला गया था। जब तक एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुँचता तब तक आधी रात हो गई थी। उसकी पत्नी उसका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो घर पहुँचा तो वो उससे लेट होने का कारण पूछने लगी। एस्ट्रोलॉजर उसके तरफ पैसे उछाल कर गिनने को कहा और बोला कि ये सभी पैसे एक आदमी ने दिए हैं। उसकी पत्नी पैसे गिनकर बोली कि 12.5 आने हैं और खुशी से बोली कि वो कल कुछ गुड़ और नारियल खरीदेगी, क्योंकि बच्चा बहुत दिनों से मिठाई खाने को मांग रहा है। वो गुड़ और नारियल से उसके लिए कुछ अच्छा बनाएगी। मगर 12.5 आने सुनते ही एस्ट्रोलॉजर बोला कि उस सुअर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। इस पर उसकी पत्नी उसके तरफ देखकर बोली कि क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि कोई बात नहीं है, लेकिन रात के खाने के बाद वो अपनी पत्नी से बोला कि आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं उतने सालों से सोचता था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया है, इसी वजह से मैं अपने घर से भागकर यहाँ बस गया था और तुमसे शादी की थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो आदमी जिंदा है। ये सुनकर उसकी पत्नी हाँफते हुए पूछी कि क्या आपने उसे जान से मारने का कोशिश किया था? तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि हाँ, अपने गांव में, लेकिन उस वक्त मैं एक मूर्ख नौजवान था जो शराब के नशे में जुआ खेलते वक्त उस आदमी से बुरी तरह झगड़ लिया था। एस्ट्रोलॉजर आगे बोलता है कि अब उस बात को सोचकर क्या फ़ायदा, अब सोने का समय हो गया है। इतना कहकर वो जम्हाई लेकर सो गया और ये शॉर्ट स्टोरी भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये शॉर्ट स्टोरी सुनने के बाद आपने एक अजीब सी बात नोटिस की होगी, वो ये कि आर के नारायण ने इस शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट का नाम नहीं रखा है। अक्सर नॉवेल या स्टोरी में प्रोटैगोनिस्ट के नाम का जिक्र तो होता ही है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है प्रोटैगोनिस्ट का नाम ना रखने का? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे लॉजिकल आंसर देता है। आइए अब इग्नू MEG 7 टर्म एंड एग्ज़ाम में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस पर नज़र डालें। और हाँ, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेटरी वीडियो आने वाला है और उस वीडियो में आर के नारायण ने एस्ट्रोलॉजर का नाम क्यों नहीं रखा है उसका लॉजिकल जवाब भी होगा। So stay tuned with the English literature and keep soothing your literary curiosities. Thanks for watching.